जो ये प्लान करता है ना, कल आने दो उसको, देख मैं क्या करता हूँ उसकी हालत। भाई अपनी हालत तो ठीक कर लो पहले। और आपकी हालत किस में है? गोलियों में है। आप गोली खाइए, सो जाइए, सुबह उठिए, नींद पूरी नहीं हुई तो फिर चिल्लाइए सब पे। क्या ये खुशी है? नहीं। तो शरीर और मन दोनों का एनालिसिस जब तक मिलकर नहीं होता और सामान्य रूप से आप फल सब्जियों का सेवन नहीं करते और शरीर के हर अंग का व्यायाम नहीं करते और निडरता और दोस्ती प्यार बांटते नहीं, मानसिक रूप से आप कहाँ से खुश हैं, ठीक हैं, क्या हैं, जो मर्जी कर लीजिए। 4-4 घंटे बैठ के प्रार्थना भी मंदिरों में जाके कराइएगा, मिठाई बांट दीजिएगा, बड़े बड़े तिलक लगा लीजिएगा, लेकिन जलिएगा एक दूसरे को देख के तो कैसे होगा? फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है। इम्पोर्टेंट होने के 2 कारण हैं। पहला और छोटा कारण ये है कि ये मेरी पॉडकास्ट का 8वां एपिसोड है। रिसर्च बताती है कि जितने लोग पॉडकास्टिंग शुरू करते हैं उसमें से 98% लोग 7वें एपिसोड तक ही पहुंच पाते हैं और उसके बाद इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अच्छा कंटेंट बनाना उतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो आज 8वां एपिसोड है, इसके साथ ही हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग अभी पॉडकास्ट को सुनते हैं उन्हें अच्छा कंटेंट दे सकूं, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। आप साथ दीजिए और मुझे यकीन है कि ये पॉडकास्ट भारत की सबसे वैल्यूएबल पॉडकास्ट में से एक बन जाएगी। इस एपिसोड के इम्पोर्टेंट होने का दूसरा कारण ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में है ये एपिसोड। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। पॉडकास्टिंग के लिए मेरी प्रिफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनकी भी अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी है, पर फिर भी हमने ये एपिसोड हिंदी में किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बातचीत है, एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट के बारे में है। आज की गेस्ट डॉक्टर अरुणा भ्रूटा हैं, जो कि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक। ये बहुत ही फेमस हैं, तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 1980 या 1990 के दशक आपने देखे हैं तो आप इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। डॉक्टर भ्रूटा वॉज परहैप्स इंडियाज़ फर्स्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इवन इफ शी वॉजंट द फर्स्ट, शी वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस इन दिस स्पेस। डॉक्टर भ्रूटा टीवी, रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, हर जगह अभी भी मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स करती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, इनका ओपिनियन लिया जाता है और इन्हें बहुत सारी स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के लिए बुलाया जाता है। एंड शी इज़ गिवन मल्टीपल टेड टॉक्स ऑल्सो। बहुत ही इंसाइटफुल बातचीत है, काफ़ी सोचने पर मजबूर करेगी आपको, पर साथ ही ये मुझे अपनी जिम्मेदारी लगती है कि मैं यहीं पर एक ट्रिगर वार्निंग या एक चेतावनी दूँ। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप किसी गंभीर हादसे की बात को सुनकर ट्रिगर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो आप इस एपिसोड को ना सुनें और किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें। और इस प्रोग्राम में की गई बातचीत का मकसद मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता लाना है, पर यह प्रोफेशनल मदद का सब्स्टिट्यूट या विकल्प नहीं है। आप इसे सुनकर अपना इलाज करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक्सपर्ट की मदद लीजिएगा। इसी के साथ पेश है एक बेहद ज़रूरी विषय पर बातचीत, फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट एपिसोड 8। दिस इज मी एंड डॉक्टर अरुणा भ्रूटा। इंडल्ज अवे। डॉक्टर अरुणा भ्रूटा, फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं हैरान हूँ कि आप वृद्धों का भी एक इंटरव्यू लेते हो। जनरली आजकल के बच्चे जो हैं वो वृद्धों को कहते हैं भाई दूर हो जाओ हमसे। मैं बहुत एक्साइटेड था आज के लिए, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना फन होने वाला है ये। बट दिस इज़ ऑलरेडी बीन सो मच फन। सो डॉक्टर भ्रूटा, आपको मिलने के लिए मैं पहले से बहुत एक्साइटेड था। आपने देखी होगी मेरी एनर्जी और एक्साइटमेंट मैसेजेस से, जो इतने लंबे लंबे मैसेजेस मैं आपको लिख रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको, और जायज़ भी क्योंकि मैंने आपको देखा है टीवी पे जब मैं स्कूल जाता था तब से।
और मैं तो छोटा बच्चा था, पर मुझे स्कूल जाने के लिए जब पेरेंट्स रेडी कर रहे होते थे उस वक्त आप टीवी पे आती थी। तो अब क्योंकि मैं बच्चा था तो ब्रेकफास्ट टेलीविजन ब्रेकफास्ट टेलीविजन उन दिनों में नया नया शुरू हुआ था दूरदर्शन पे जी। नहीं तो उससे पहले दूरदर्शन पे केवल 2 घंटे का प्रोग्राम रात को हुआ करता था, शाम को। और वो किस बारे में था? इन जनरल जैसे घर परिवार हो गया, न्यूज़ हो गई, खेल हो गए, और एक आधा कोई सीरियल हो गया जी। और लार्जली फिर संडे को मूवी होती थी तो सब लोग बैठ जाते थे, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते थे। मुझे तो उस वक्त समझ नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बात करते हुए सुना कई बार, जो आप बातें करती थी उनको कभी कभी दोहराते हुए सुना कि डॉक्टर ब्रूटा आती हैं कोई टीवी पे, उन्होंने ये बात बोली। तो जब आपके पेरेंट्स किसी को एडमायर करते हैं तो वहाँ से एडमिरेशन मेरा चालू हुआ था। वो ज़माना और अभी का ज़माना बहुत अलग है। अभी आप सोशल मीडिया पे 5 मिनट में आपको बहुत सारा मुफ्त का ज्ञान मिल सकता है, लेकिन उस वक्त में ज़्यादा लोग नहीं थे। इनफैक्ट दे वो मुझे आप ही याद है, मुझे और याद नहीं प्रोफेशनल्स होंगे उस वक्त भी, पर मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस उस वक्त आप ही की थी जो बात करते थे अपना ख्याल रखने के बारे में, अपने रिश्तों का ख्याल रखने के बारे में। इन सब के बारे में सोचना ही हमने पहली बार तभी शुरू किया था जब आपने ये सारी बातें। जानते हो मैंने क्यों शुरू किया था? एक मेरा हमेशा से ऑब्जर्वेशन एक रहा कि मैं देखती रहती थी कि लोग कैसे रहते हैं, हमारे संयुक्त परिवार हैं, और वो संयुक्त परिवार कहाँ लड़ाई होती है, कहाँ झगड़ा होता है खुल के, और कहाँ हम गुस्सा पी लेते हैं, और कहाँ किसी ऐसे सदस्य को इतने प्यार से बोलना आता है कि सबका दुखड़ा या गुस्सा दूर हो जाता है, राइट? तो मुझे लगता था कि परिवार को जोड़ के रखने के लिए हमें एक कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, और हर एक को सुनने का धैर्य हमारे अंदर होना चाहिए, जो आजकल नहीं है। लिसनिंग स्किल आजकल बहुत कीमती और एक्सटिंक्ट होने वाली प्रथा है या कला है, मैं कहूँगी दोनों ही हैं। बिल्कुल, आई कुडंट एग्री मोर। पर उस वक्त भी जो आपने कोशिशें की थी उन सब के बावजूद भी मुझे लगता है मेंटल हेल्थ, ये मानसिक स्वास्थ्य को लेके जो समझ है वो आज की डेट में भी हम कुछ ऐसा करते नहीं जो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें अपना। और ना करने का मेन कारण ये है कि इस सब्जेक्ट की समझ ही, इस विषय की समझ ही बहुत कम है हमारी अभी। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेंटल हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करें। उनमें से एक शुरुआत करते हैं पहले तो, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। इसमें क्योंकि जब मेंटल हेल्थ की बात होती है वो तब होती है जब कोई सेलिब्रिटी सुसाइड कर लेता है, तो उसके बाद हम मेंटल हेल्थ चिल्लाते हैं कुछ वक्त तक, और उसके बाद फिर से फिजल आउट हो जाता है। तो पर मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के काफ़ी सारे ऐसे पहलू हैं जो शायद अपैरेंट नहीं होंगे, शायद चिल्ला के ये नहीं बोलेंगे कि अटेंशन की ज़रूरत है, मेरा ख्याल रखो, मुझे देखो, लेकिन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को खाते जाते हैं वो धीरे धीरे, और आपका जो पोटेंशियल है। मैं इस पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैंने, फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करने की, हाउ कैन यू लिव योर बेस्ट लाइफ। और वो आप तब जी सकते हैं जब आप सबसे पहली चीज़ उसमें आएगी हेल्थ, अगर सेहत ठीक है तो। और सेहत का एक बहुत बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ, तो इसलिए आज हम आपके पास आए हैं। तो मेंटल हेल्थ एक बार बहुत हैरान हो रही हूँ आपकी बातें सुन के, शौक लग रहा है मुझे 840 वोल्ट का, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि कोई बात कर रहा है इतनी छोटी उम्र में मेंटल हेल्थ के बारे में। लोग तो वर्ड मेंटल से इतना खौफ समझते हैं और इतना डरते हैं और उसको इतना धिक्कारते नकारते हैं कि सोचते मेंटल हेल्थ, क्या मेंटल हेल्थ, मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ। तो वो पागल का जो एक शब्द है वो जहन में इतना घर कर चुका है। तो जब कोई भी कहता है ना कि तुम सबसे ज़्यादा किससे डरते हो, तो एक लड़की ने मुझे कहा छिपकली से, दूसरे ने कहा सांप से, मैंने कहा चमगादड़ से, राइट। तो एक वृद्ध और मेरे से भी वृद्ध बैठे हुए थे, वो कहने लगे बहन तुम्हें किससे डर लगता है? तो मैंने कहा कि दादा चमगादड़ से डर लगता है।
अच्छा, अगर मैं चमगादड़ को पकड़ के बाहर फेंक दूं तो तब तुम्हें कोई डर नहीं है जिंदगी में, कोई? तो मैंने कहा कि कभी कभी अपने आप से डर लगता है। वो जो अपने आप है, और जब आप मानसिक वर्ड यूज करते हो बीच में, तो मुझे लगता है कि हम पागल वर्ड से क्यों डरते हैं? क्यों? क्या बात है? क्या डरने की क्या बात है? क्या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? अगर एक ज़माना था जब आप टीबी से खौफ मानते थे, तो उसका भी इलाज निकल आया, ठीक है ना? अभी रिसेंटली हमें कोविड से डर लगा, तो अब आजकल कोई ना तो ये मास्क पहनता है, कोई दस्ताने नहीं पहनता, समझते निकल गया, वैक्सीनेशन हो गई, तो अब तो कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी डर निकल गया। तो क्या आप बिल्कुल एक पाक और बिल्कुल निडर व्यक्तित्व है आपका, व्यक्ति हैं आप? तो मैं सोचने लगी कि ये कितना सुलझा हुआ आदमी है जो मुझे इस तरह सवाल पूछ रहा है कि नहीं, मुझे अपने से कई बार डर लगता है। और आपके जो कवि हैं, आर्टिस्ट हैं, गाने लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, कविता में इतनी सोच उनकी गहरी होती है, तो वो यही कहते हैं कि मैं अपने साए से भी डरता हूँ। मुझे आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, ऑनेस्टली आई एम गेटिंग चिल्स। साए से डर लगता है तो फिर अपने को एड्रेस क्यों नहीं करते? अगर अपने साए से इतना खौफ आता है आपको, तो आप अपने को सुलझाते क्यों नहीं? अपने जहन में अंदर डूबते क्यों नहीं कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे प्यार क्यों आया, मैंने किसी को झिड़क क्यों दिया, मैंने किसी को झटक क्यों दिया, किसी का प्यार भरा हाथ मैंने क्यों झटक दिया? मैं किससे डर गई थी? किससे? तो अपनी भावनाओं से, अपनी लस्ट से, अपनी प्रेरणा से कि मैं कहीं औरतों के कोई लाइन लकीर लांघ ना लूं और दुनिया को पसंद ना आऊं, या मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं औरों से एक हीनता की भावना रखती हूं, तो मैं छिपी रहना चाहती हूं, इसलिए मैं अपने आप से ही डरने लगती हूं, तो मैं चुप रहती हूं। सो इस तरह की बहुत सी बातें लोगों के जहन में इतनी दबी हुई हैं कि हम जो हैं डरते हैं इस वर्ड से, पागल, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत स्लैंग में होता है। छोटी सी बात कह दो ना, यार आइसक्रीम खाने का दिल है, रात को 2 बजे, पागल है, ऐसे हम बोलते हैं, राइट? अच्छा, फिर किसी ने कहा कल एग्ज़ाम है, मेरा तो पढ़ने का दिल नहीं है, मेरा तो दिल है आज मैं पिक्चर देख लूं। अब क्या पता सच में दिल है, क्या पता कि पढ़ाई से भाग जाना या एग्ज़ाम के स्ट्रेस से, तनाव से डर जाना, भाग जाना, तो एक दिल जो कर रहा है कि मैं एक पिक्चर देख लूँ, एक सिनेमा देख लूँ, एक मूवी देख लूँ, तो शायद मेरा दिल थोड़ा काबू में आ जाए। तो अगला माँ ही उठ के कह देगी कि कल तो एग्ज़ाम है और बहुत ही होशियार तो बच्चा है ही है कि वो पिक्चर देखेगा, वाह 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 वाह, तो पागल हो गया है ना? सो एकदम आप सटक जाते हैं, आप अपने शरीर को हिला देते हैं। पागल क्यों कहा मुझे? आपको मैं पागल दिखती हूँ? मैं बिल्कुल रिटॉर्ट बैक करके जवाब देती हूँ, भूल जाती हूँ कि आप मेरे से बड़ी हैं माँ, मुझे ऐसे माँ से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो शब्द इतना डरावना लगता है कि लोग मानसिक सेहत के बारे में तो चर्चा करना ही नहीं चाहते, इसीलिए स्टिग्मेटाइज्ड है ये, स्टिग्मा तो है। जब मैं शुरू करती हूँ कोई ऐसा प्रोग्राम, तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि आज का काम है, चाहे मीडिया हो, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे मीडिया हो चाहे कुछ हो, सब पैसा कमाने में लगते हैं जी। भाई ये प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, ये प्रोग्राम नहीं करना। आप अभी देख लीजिए, मैं कब से बोल रही हूँ कि टॉक शो करो, टॉक शो करो।
एक्चुअली में लोग लाओ जो कहें कि हमें डिप्रेशन है, या हमें गुस्सा बहुत आता है, या हमें डर बहुत लगता है, या हमें कोई अच्छा नहीं लगता, या हमें शादी से खौफ आता है, या हमें बुरा लगता है कि हम इस घर में क्यों पैदा हुए। कुछ भी आपकी घृणा का कारण हो सकता है और दुख का कारण हो सकता है, लेकिन आप ये प्रोग्राम नहीं करते क्योंकि आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। यार कोई चटपटा प्रोग्राम रखो, कोई हंसने खेलने का प्रोग्राम रखो। तो आप हर समय हंसने खेलने के प्रोग्राम क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप दुख नहीं झेल सकते, क्योंकि आप में मानसिक स्टैमिना नहीं है सुनने का दूसरे को। तो जब मैं प्रोग्राम आप शुरू करने लगे थे तो मैं पूछ रही थी कि कितनी देर का करोगे, तो मुझे ये नहीं था कि मैं थक जाऊंगी बोलते हुए, मुझे ये था सुनेगा कौन, किसी की सुनने की क्षमता है। लोग 4 पूरियां, पूरी आलू खाते, पूरी छोले खाते हो, तो 4 पूरियां, एक नहीं 4 पूरियां फालतू खा लेंगे क्योंकि उससे उन्हें मजा आ रहा है, मजा। लेकिन दुख भरी बातें वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि कहीं उनका अंदर का दुख जागृत होता है। तो जब उनके अंदर का दुख जागृत होता है तो वो घबरा जाते हैं। तो जाते कहाँ हैं? पंडितों के पास। तो वो प्रथा हमारी अभी भी कायम है। मैं किसी की साइंस का मजाक नहीं उड़ाती, होगी कोई साइंस जरूर, मुझे नहीं समझ में आती इसका मतलब है नहीं, ये नहीं है, कोई साइंस होती होगी, मुझे उसका कोई एक नॉलेज नहीं है, कोई भी मुझे ज्ञान उसका नहीं है। लेकिन आप वो बताएंगे कि राहु केतु ठीक से बैठे नहीं हुए, उनका आपस में टकराव है, ये बुरे दिन हैं, ये अच्छे दिन हैं, या आप ये अंगूठी पहन लो, ये नीलम पहन लो, ये हीरा पहन लो, या ये रुद्राक्ष पहन लो, कुछ भी पहन लो, मतलब राइट, तो इससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये आइसक्रीम खाने वाली बात ही हुई ना। या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हेल्प बुक्स से पढ़ते हैं, कुंजियों से, आप अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, जो किताबें आपको दी हुई हैं पढ़ने के लिए कक्षा में। तो मैं ये समझती हूँ कि इजी वे आउट कि भाई हाँ, पत्थर पहनने से वो धाराएं, वो जो उसके चांद सूरज की किरणें पड़ती हैं उसके ऊपर, उससे सब अच्छा हो जाएगा, या राहु केतु लड़ेंगे नहीं, मान जाएंगे दोनों भाई, राइट, तो आपकी भी मानसिक सेहत अच्छी होगी। ये मुझे नहीं पता कि ये इससे होती है कि नहीं, ठीक है, लेकिन कईयों की हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि मैं दूसरा उदाहरण दूंगी कि आपकी जितनी शारीरिक तकलीफें हैं उनमें भी मानसिक सेहत का योग है। क्या योगदान है? वो ये योगदान है कि आप कहते हैं भाई इस डॉक्टर के नहीं, मैं उस डॉक्टर के जाऊंगी, वो इतने प्यार से बोलता है, इतना मिलनसार है कि मेरी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। क्या मतलब? आधी बीमारी मानसिक है। बिल्कुल, सिर्फ आधी बीमारी, जितना चूंचा आपने फैला रखा है वो शारीरिक है, और आधी बीमारी मानसिक है। यानी कि आपको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, आपको कोई ऐसा दोस्त, मित्र, डॉक्टर चाहिए जो आपको वो नदी का प्यार दे जो नदी आपके प्राप्त में नहीं है। डॉक्टर बुड्ढा, एक जो भी आपने बात बोली इससे पहले वाली कि जिसपे जब तकलीफ होती है तो हम किसी के पास जाते हैं, या तो इलाज हम ढूंढते हैं पंडितों में या किसी में, एंड लाइक यू सेड, नॉट टू डीमीन एनीबडी और एनी प्रोफेशन, इससे मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो मेरा इंटरेस्ट मेंटल हेल्थ में डेवलप हुआ था जी, उससे भी थोड़ा पहले जाऊँ तो पहले मेडिटेशन जब शुरू किया था तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी, अवेयरनेस मेडिटेशन करता था, तो काफ़ी नोटिस करने लगा मैं अपने बिहेवियर को, किसी को क्यों कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। पहले तो सिर्फ बिहेव कर देते थे और सोचता नहीं था मैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि करने के तुरंत बाद मुझे एहसास होने लगा कि गलत कर दिया। अब करते करते जब और प्रोग्रेस हुई है मेरी मेडिटेशन में, तो मुझे करने से पहले पता लग जाता है कि ये करना ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा और रिस्ट्रेंट आया है धीरे धीरे वक्त के साथ में। तो जब ये ऑब्जर्वेशन अपने बारे में बढ़ने लगी है, तब
ये देखा मैंने कि लाइफ में रेगुलर बेसिस पे, लाइक एक साल की अगर मैं साइकिल देखता हूँ तो रेगुलर बेसिस पे मेरी खुद की लाइफ में फेजेस आते हैं जिसमें बिना किसी रीज़न के मोटिवेशन एकदम ड्रॉप हो जाता है, बिना किसी रीज़न के जी। तो उस वक्त में अभी अपनी वाइफ से मैं कल परसों ही डिस्कस कर रहा था कि बहुत ही अनइवन और फ्लक्चुएटिंग है ये, और क्यों ये ड्रॉप हो जाता है पता नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ तो नोटिस करनी शुरू की है मैंने, क्योंकि जर्नलिंग जब कर रहा हूँ जब से, तो जब वो मोटिवेशन ड्रॉप होता है कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस फील होते हैं मुझे। एक तो मोटिवेशन ड्रॉप हो गया, ऊपर से मूड थोड़ा ठीक नहीं रहता है, किसी से बात करने का कम मन करता है, इंटरेक्ट करने का, लोगों से बाहर जाने का, ग्रुप रन्स करने का कम करता है। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो मैं न्यूट्रिशन कोच हूँ, मैं लोगों को अपने खाने पीने के बारे में एडवाइस करता हूँ। तो एंड वन ऑफ द एडवाइस आई गिव इज़ हंगर क्यूज़, हंगर और फुलनेस के क्यूज़ आपके जो हैं उनसे इन ट्यून रहना ज़रूरी है। पर जब ये फेज़ आता है तो मेरे हंगर और फुलनेस के क्यूज़ एकदम गायब हो जाते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम नंब करने का मन करता है सेंसेस को, ज़्यादा मिर्चें, ज़्यादा नमक, ज़्यादा फैट, वो वाला खाना खाने का, जो कि बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं आमतौर पे हेल्दी खाता हूँ। तो ये फिजियोलॉजिकल जो आप बोल रहे हैं, और इन्हीं से फिर मुझे उस वक्त लग रहा था, मैं पूजा को ये बोल रहा था अपनी वाइफ को कि यार ये फेज़ ऐसा है जिसमें मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं मूवी पे मूवी देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ ऊटपटांग, ये सब खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मैं बैठ के 15 मिनट सोचने को तैयार नहीं हूँ इस वक्त कि गलत क्या है या गड़बड़ कहाँ है, वाई आर यू फीलिंग दिस वे। तो इंसान अपने एग्जामिन करने की बजाय कुछ भी और डिस्ट्रैक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो किसी के पास जाना है, चाहे रुद्राक्ष पहनना है। जी। सो विपिन, आप देखो कि आप केवल मन नहीं हो, आप शरीर भी हो, राइट? जी। मन में हम विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अगर कहीं ऑपरेशन करके दिमाग में मन को ढूंढा जाए तो ब्रेन मिल जाएगा, दिमाग, मन नहीं मिलेगा, राइट? और लोग समझना भी चाहते हैं तो उस चीज़ को समझना चाहते हैं जिसको वो देख सकें, जिसको वो छू सकें, फील कर सकें, तो वो कॉन्क्रीट है उनके लिए, राइट? एब्स्ट्रैक्शन में वो जाना नहीं चाहते कि भाई इसका क्या अंदाज होगा आपके दिमाग का। तो मैं किसी भी क्लाइंट को जब मिलती हूँ, कोई दुखी व्यक्ति किसी भी तकलीफ़ में आता है, तो मैं उसे यही समझाती हूँ, मन की बात बाद में करेंगे, ये सोच लो कि जब आपका मन खुश है, नाराज़ है, उदास है, चिड़चिड़ा है, कुछ भी अगर आपका मन है, सोच लेना कि उतना ही आपका तन मनमानी कर रहा है। और वाइस वर्सा भी मैं बोलूं तो तन जब छटपटाता है, ऊट-पटांग खाता है, सोचता है और बंदर की तरह उछल कूद करना चाहता है, तो कहीं मन भी उदास है, मन भी उछल कूद करना चाहता है। तो मैं एक अपना मेरा बहुत तकिया कलाम है, मैं बताती हूँ कि मैं हमेशा हर क्लाइंट को कहती हूँ कि मन प्रसन्न है तो तन प्रसन्न है, और अगर तन प्रसन्न है तो ही मन प्रसन्न है। वाह। तो दोनों इंटरलॉक्ड हैं, इंटरट्वाइंड हैं। जो आपने विपिन शरीर की बात करी कि मुझे ये खाने को मन है, वो खाने को मन है, लेकिन ये मेरी बेसिक नेचर नहीं है, मैं बहुत हेल्दी फूड खाना चाहता हूँ, तो क्या हो रहा है? आपके ब्रेन में तरह 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 के केमिकल्स हैं, और आप ताज्जुब करोगे कि वो केमिकल्स जो हैं वो आपके मन की प्रवृत्तियों के ऊपर हावी हैं। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको फ़ोन आया, आपने मोबाइल उठा लिया, आपको आपके किसी चाचू या किसी ताऊ जी का फ़ोन आया कि विपिन यार जल्दी आ जा, तेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, राइट? तो आप कहते हो
ताऊजी आया, चाचू आया, हाँ, पर आप अपनी पत्नी से कहते हो यार 1 मिनट में पहले बाथरूम हो आऊं। पेट में क्या हो रहा है? खबर तो टेलीफोन से आई है, आवाज़ तो टेलीफोन से आई है, आपकी टांगें हैं, आपका दिमाग है, आपका दिल है, उसमें खून की रफ्तार है एक नॉर्मल तरीके से। ये खबर सुन के आप बौखला क्यों गए हो मन में, लेकिन तन में आपके पेट में क्या हो रहा है? हो के आते हो तो आप कहते हो हाँ अब बता, तो बीवी कहती है अरे 2 घूंट पानी पी लो। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इरिगेटिंग योर नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो आप क्या करते हो? आपके दिमाग की घबराहट, आपके मन की उदासी थोड़ा काम डाउन करती है पानी पीने के बाद। तो फिर बीवी कहती है ये 6 सैंडविच मैं जल्दी बना देती हूँ, साथ में ले जाओ। अच्छा ये केले रख लो अपने साथ, वहाँ पता नहीं कुछ है कि नहीं, सब लोग मिल के खा लेना। अच्छा ये अपना हेल्थ कार्ड रख लो, तुम कवर्ड हो अपने ऑफिस से, या इंश्योरेंस कार्ड ले जाओ, तुम्हारे पापा कवर्ड हैं, तुम्हें हॉस्पिटल अगर जाना। हाँ यार मुझे तो याद ही नहीं रहा, हाँ 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 दे दो दे दो। तो क्या हुआ? मन प्रसन्न नहीं है, तन प्रसन्न नहीं है। तन प्रसन्न नहीं है तो मन तो बिल्कुल ही घबरा रहा है, राइट? तो जो काउंसलिंग में या थेरेपी में हम लोग समझाते हैं बॉडी एंड माइंड का रिश्ता, एंड बॉडी एंड माइंड की मैनेजमेंट को भी देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप हंसेंगे कि ये जो पेड़ों पे फल सब्जी ये सब बना है, चूँकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये हाई प्रोटीन है, खा लो ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, भाई ज़रूर दूध पी लो, पनीर खाया करो, ये खाया करो, वो खाया करो, ठीक है? और फिर स्वाद होता है तो आप कहते हो अरे गर्मियाँ आ रही हैं, आम मिलेंगे, आम मिलेंगे, हाँ तो भाई मोटे हो जाओगे। नहीं नहीं, उसमें प्रोटीन भी होता है, आयरन भी होता है। आप अपने दिल को समझाते हो कि है, और होता भी है, मैं मना नहीं करूँगी। हर चीज़ अगर सामान्य रूप से उसका इस्तेमाल या प्रयोग किया जाए तो वो शरीर के लिए अच्छी होती है, तो मन के लिए भी। लेकिन मेरा कहना है कि ये ईश्वर जी ने आपको शारीरिक सेहत के लिए चीज़ें नहीं दी। ये आपको जो चीज़ें मिल रही हैं पेड़ों पे, पौधों में, ठीक है, फल है, फ्रूट है, फूल है, जूस है, आंवला का जूस है, ठीक है, और करेले का जूस है, तो आप सोचते हो कि ये शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, जैसे दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है ना बुरा, ये इसका अच्छा साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी शारीरिक सेहत बनी रहती है अगर सामान्यता से हर चीज़ का सेवन किया जाए। लेकिन ईश्वर ने ये जो आपको फल सब्जियां दी हैं, पेड़ पौधे, ये आपके मन को तंदुरुस्त रखने के लिए दी हैं। आप देखिए पुराने ज़माने में कहते थे कि सात्विक खाना खाओ। क्यों खाओ? क्यों? बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची, तीखा खाना, तीखे मसाले मत इस्तेमाल करो, राइट? तो जब अम्मा कहा करती थी या माता जी कहा करते थे ये मत खाना, बहुत तीखा है, तीखा है, तीखा है, तो क्या कहते थे बच्चे, पलट के जवाब देते थे आप तो अभी से ही हमें बुढ़ा कर दो। आप बूढ़े लोग ऐसे खाओ, हम लोगों को मत कहो, राइट? तो क्यों? क्योंकि बड़े लोग कहते थे तीखा खाना खाने से क्रोध बढ़ता है, तीखा खाना खाने से रेस्टलेसनेस, घबराहट, बेचैनी बढ़ती है। तो ये जो इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें दी हैं, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव डालती हैं। सो तीखे से एक्चुअली
मतलब मैंने जो नोटिस भी किया, एक्सपीरियंस भी किया है, सेंसेस को नंब तो करता है ये सब, इस तरह हाँ, की चीजें कैसे देना। नम करता है। फिर उसके बाद आप ढेर पानी पीते हैं, वो भी अति पीते हैं। जितना शरीर को चाहिए पानी उससे कहीं ज्यादा पीते हैं, क्योंकि आपका उस समय तीखापन जो है वो आपके जो टेस्ट बड्स हैं मुंह में कहीं भी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने खाने में अति की तो अब आप पीने में भी अति करोगे। जी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि जब आप खाना खाओ तो आप सोचो इस खाने से खुशी, आंतरिक खुशी मिलेगी या वो 2 मिनट की खुशी मिलेगी और आप कह दोगे ये दिल मांगे मोर। जी। ठीक है ना। सो आई थिंक कि जब आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम जो वर्ड एक यूज करते हैं शब्द पागल, पहले तो हमें उससे हटना चाहिए, उससे निडर हो जाना चाहिए और अपने दिल में जो भी वहम है या कोई जिसे कहते हैं सेक्सुअल थॉट्स हैं और या किसी से लगाव है जो होना नहीं चाहिए आपकी नज़रों में या आपके माता पिता या आपके परिवार की नज़रों में, उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास जाके सुलझाना चाहिए ताकि आप सॉर्टेड रहें, मैच्योर्ड रहें। क्यों रहें? आप कहते हो मैं तो सॉर्टेड हूँ। अच्छा, सॉर्टेड हो तो जब एक बार आपने अपने ही दरवाजे की घंटी बजाई और किसी ने आने में 2 मिनट लगा दिए तो आपने 3-4 घंटियां लगाई और फिर खोलने वाले को कहा कहाँ थे सारे, क्या हुआ? राइट? तो इतनी भी बर्दाश्त शक्ति आप में नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आप चेतन मन में बर्दाश्त शक्ति नहीं रखते तो आप सोचो कि आपके अवचेतन मन में क्या कुछ पड़ा हुआ है अंदर, जो एक मनोवैज्ञानिक ही निकाल सकता है। कॉन्शियस माइंड में आपको पता है आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों टेंस हो, कल आपकी प्रेजेंटेशन है हो नहीं पा रही, फिर आप डरते हो वो वाला कॉलीग बहुत मुंह फट्टा है, वो निंदा करेगा, सबके सामने बेइज्जती होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका अवचेतन मन है वो कहीं पे कुछ अच्छा चाह रहा है या किसी खास आदमी को इम्प्रेस करना चाहता है या किसी खास आदमी से आपको डर लगता है। मेरे एक जानकार थे, वो हर मीटिंग में बहुत ऊंचा ऊंचा मेरे प्रति बोलते थे, अपशब्द भी बोलते थे। तो मैं इसी आवाज़ में उनसे कहती थी आप इतने क्यों तड़प रहे हैं, आपको क्रोध क्यों आ रहा है? ऐसा कौन सा काम है जो अपन दोनों नहीं करते? कर लेते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है हम करते हैं, फिर भी आप ना खुश रहते हो। तो चेतन मन कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आपको लगता होगा, मैं कहा तो आप इतना ऊंचा बोल रहे हो, इतने छटपटा रहे हो, कुछ तो बात होगी। ठीक है, तो चले गए, मीटिंग ख़त्म हो गई। 2 दिन बाद आए, कहने लगे कि एक बात बताओ, तुम किस चक्की का आटा खाती हो? मैं कहा क्यों? तो कहने लगे तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा आता है, लेकिन संयम रखती हूँ कि मैं अगर समाज में बैठी हूँ, किसी मीटिंग में बैठी हूँ, तो फिर आप में और मेरे में फ़र्क ही क्या रहा? अगर मैं चिल्लाऊँ आप चिल्लाएं तो बात क्या बनी? ठीक है। तो कहने लगे कि इतना संयम कहाँ से आता है? मैंने कहा क्योंकि मैं अवचेतन मन को स्टडी करती हूँ कि और क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। तो आप अपने अवचेतन मन को निगेट कर देते हैं। आपका अवचेतन मन आपको दुख दे रहा है कि मैं कैसे सीनियर हो गई आपसे, आपको बुरा लग रहा है। तो आप सिलेक्शन कमेटी के साथ नाराज नहीं है, मेरे साथ नाराज है। डिस्प्लेस्ड एंगर है आपका, गुस्सा किसी से है, निकाल किसी पे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चाय पियोगे, बैठोगे, क्या ले जाना है ज़िंदगी में? तो वो कहें कि मैं कल इतनी बेइज्जती करी तुम्हारी, आज फिर तुम मुझे चाय पीने को पिलाने को बैठी हुई हो। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ, कब ये दिल का धड़कना बंद हो जाए, कोई पता है? तो क्या फ़ायदा मैं इतना मलाल लेके जाऊं?
दूसरी बात, अगर आपने मलाल रखने का ठेका लिया हुआ है तो रखो ना, मैं तो ठीक हूँ। सो ये मनोवैज्ञानिक ही आपको इतना डेवलप कर सकता है। चूँकि मेरी पढ़ाई में मैंने 2-3 कोर्सेज लिए सेल्फ एनालिसिस में, तो मैं समझ गई कि मैं इतनी जल्दी क्यों उदास हो जाती हूँ, होती हूँ, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। मैं समझ गई कि मैं इतनी जल्दी अपनी को हीनता की भावना में क्यों ले आती हूँ, क्योंकि मैंने वो कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, मैंने ट्रेनिंग ली, तो मुझे समझ में आ गई कि जो मेरे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनको मैं गलत इंटरप्रेट कर रही थी और मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को दूसरी इंटरप्रिटेशंस दी और मुझे समझाया, अब सुलझाओ कि इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उससे फिर मैं निकलती गई उन कॉम्प्लेक्सेस से, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। जी डॉक्टर ब्रूटा, आपने जो अभी बात की इसके बारे में कि एग्जामिनेशन करना जरूरी है अपने, जैसे सब अवचेतन मन में क्या चल रहा है। आई थिंक नवल रविकांत ने कहा था, ऑल द पेन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, और एटलीस्ट द मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल, अराइजेज आउट ऑफ एन अनएग्जामिन्ड लाइफ। सो इट कुड बी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और हो सकता है कि जो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है, तो उसका एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। द वेरी वर्ड सबकॉन्शियस, सब का मतलब है थोड़ा ज्ञान है अपने अंतर मन का, थोड़ा ज्ञान नहीं है। पहला लेयर है आपके मन का कॉन्शियस, उसके बाद सबकॉन्शियस, और उसके बाद अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इज योर अवचेतन मन। अवचेतन मन में जो खलबली मची हुई है ना, वो आपको क्रोध भी देती है, कुंठा भी देती है, नर्वसनेस भी देती है, टेंशन भी देती है, स्लीपलेसनेस भी देती है। खाते रहो दवाइयाँ, लेकिन अगर आप उसको निकलवाओगे नहीं, यही सोच के मैं कोई पागल हूँ, मैं तो ठीक हूँ, दफ्तर जा रहा हूँ, घर लोगों को लगता नहीं है कि इलाज यहाँ हो सकता है, मतलब यही नहीं लगता। तो वो मुझे इलाज लगता है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं आप सिर्फ बातों से ही ठीक करती हो। ठीक है, तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी के टॉप के ओहदे पे जवाब दिया, डॉक्टर ब्रूटा आप क्या करती हैं, आप बातें ही तो करती हैं, आप क्या काम करती हैं। तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए, चूँकि वो साइंस बैकग्राउंड के थे। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं माइक्रोस्कोप के नीचे प्लाज्मा नहीं देखती, लेकिन ये याद रखिएगा मैं वो बातें करती हूँ, ठीक है, मैं वो बातें करती हूँ जो बाथरूम की कुंडी लगाकर भी आप अकेले शीशे के सामने करने से डरते हो, मैं वो बातें करती हूँ। सो चुप कर गए, बोले नहीं। और मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं उनकी इज्जत खराब करूं। मेरा मकसद ये था कि आप भी इतने पढ़े लिखे होकर मानसिक शक्ति और मानसिक कमजोरी को भूल रहे हैं। प्लाज्मा देखते देखते आप इतने बड़े जिसे कहते हैं ना कि जो दिख रहा है, जिसको आप छू सकते हैं, इतने कॉन्क्रीट हो गए हैं कि आप एब्स्ट्रैक्शन को भूल गए हो। जी, ये मेरा मकसद था। सो बताइए कैसे किसी को इवैल्यूएट या एग्जामिन करना चाहिए अपने सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड तक, इस लेयर तक कैसे पहुंचा जाए, और मेंटल हेल्थ को कैसे एनालाइज करना चाहिए किसी को, कि आपको मतलब मैं कैसे पहुंच सकता हूँ इस नतीजे पे कि मुझे मदद की ज़रूरत है या नहीं है। मैं तो नहीं समझती कि किसी को कभी भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने तो शायद क्लास 2 में ही पढ़ लिया था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड वी नीड ईच अदर, राइट। और जब हमें वो नहीं मिलता ईच अदर, तो हम अकेलेपन से दीवाने हो जाते हैं। और उस दीवानगी में कभी कभी इतना क्रोध आ जाता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने कत्ल हो रहे हैं और किस लहजे से हो रहे हैं कि शरीर के पार्ट्स को काट काट के रेफ्रिजरेटर में आप रख रहे हैं,
फ्रिज में रख रहे हैं, और ऐसी भी मानसिकता है कि अंदर फ्रिज में बॉडी पार्ट्स पड़े हैं और आप एक दूसरे व्यक्ति को अपना साथ या अपने हवस में करना चाहते हैं। अभी रिसेंट केस में जी, तो ये मैं नहीं कहती पहले नहीं होते होंगे, ये तो मीडिया की बहुत बड़ी देन है, योगदान है कि हम तक ये खबरें अब आनी शुरू हुई हैं। ये मत सोचना कि 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, 17वीं में नहीं था और 16वीं, सब कुछ था। नहीं, सो जैसे मेरी मित्र से पहले पॉडकास्ट की थी हमने, डॉक्टर मेधा कपूर, उसमें भी वो बात कर रही थी कि जैसे कई सारी बीमारियां जिनके बारे में हम अब सुनने लगे हैं। तो 2 दिन कारण है। एक तो पहले शब्द नहीं थे चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए लोगों के पास, वो अब शब्द अवचेतन मन ने दबाए हुए थे। जी, आप कभी सेक्स के बारे में ये वर्ड सेक्स नहीं बोल सकते थे। जी, हमारी भाषा में बहुत तंगी थी। हम खुलेआम अपनी प्रवृत्तियों के बारे में बात नहीं कर सकते थे, तो आपको कहते कि ये आवारा है, ये बदचलन है, ये इसको अपने पे काबू नहीं है। तो जैसे जैसे वो इनहिबिशंस थोड़ी थोड़ी खुलती चली गई, तो हमने रियलाइज किया कि ये प्रवृत्तियां कितनी स्ट्रांग हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इसकी हम कम करें, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सेप्ट करने में कि साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा हमारे लिए, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब आप नौकरी पे जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे प्राइवेट है, चाहे कॉरपोरेट है, चाहे बैंक है, जहाँ भी है, चाहे दिल्ली में है, चाहे न्यूयॉर्क में है, आप एक फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं। व्हाट इज फिटनेस सर्टिफिकेट? हाँ भाई, आंखें ठीक हैं, जिगर ठीक है, कैंसर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है। तो शरीर के सारे अंगों का मुआयना करवा के, एक्सरे करा के आप एक रिपोर्ट देते हो, फिट टू ज्वाइन, राइट? या आप बीमार हो गए, आप 3 महीने थे, भाई जॉन्डिस हो गया, फिटनेस लाओ कि यू आर फिट टू वर्क। तो फिट टू वर्क तो सभी हैं, मारा पीटी हर आदमी तो नहीं करता, लेकिन गाली गलौज तो कर ही देता है। तो जो मानसिक रूप से वातावरण में जहर घुटा हुआ है दफ्तरों में, इट इज बिकॉज आप मानसिक फिटनेस नहीं लेते। अब मानसिक फिटनेस क्या होती है भाई? आप कुछ टेस्ट्स करवाइए जिसमें आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस हुआ हो। जैसे मैं आपको बताऊं, स्कूल टीचर्स के लिए नए रूल्स आ गए हैं। आपने बच्चे को हाथ नहीं लगाना, आपने बच्चे को मारना नहीं है, आपने बच्चे को लंबे अरसे तक क्लास से बाहर खड़े रहने को नहीं करना, आपने बच्चे को मुर्गा नहीं बनाना, आपने बच्चे को 10 राउंड पार्क के नहीं लगवाने क्योंकि वो लेट आया है या बैग नहीं लेके आया या पेंसिल नहीं लेके आया, व्हाटएवर, ठीक है? तो जो भी टीचर क्रोध अपना काबू नहीं कर सकता या कर सकती, तो उसकी नौकरी खतरे में है, राइट? लेकिन जब उनकी सिलेक्शन हो रही थी, इंटरव्यूज चल रहे थे, क्या आपने एक मनोवैज्ञानिक को इंटरव्यू बोर्ड में रखा? आपके द्वारा मैं अपना प्रचार नहीं कर रही, मैं हर जगह नहीं हो सकती। अरुणा ब्रूटा कांट बी एवरीवेयर, राइट? मैं सब्जेक्ट की अहमियत आपको बता रही हूँ जी, कि इस टीचर को जो आई है या आए हैं नौकरी लेने, क्या इनको क्रोध बहुत आसानी से आता है? क्या ये मजबूरी से टीचर की नौकरी कर रहे हैं? क्या इनको बच्चे अच्छे लगते हैं? क्या ये बच्चों के लिए सब्र, पेशेंस, सब्र है इनमें? बिल्कुल। तो ये टेस्ट नहीं होते। हाँ, टीबी टेस्ट हो जाएगा, हार्ट का टेस्ट हो जाएगा, जॉन्डिस का टेस्ट हो जाएगा, व्हाटएवर, राइट? लेकिन ये सब होना चाहिए। इनफैक्ट अभी मैं आपको मिलिंद के बारे में बता रहा था, मिलिंद सोमन, हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक सलाह दी थी कि आई रिसेंटली बिकेम अ पेरेंट, मेरी 18 महीने की बच्ची है अभी, मुबारक जी, हो। and I was a kind of parent who did not ever want to become a father. I did not want a child. My wife wanted one. That's a separate story. But मिलिंद ने ये बोला कि सबका ना एक साइको एनालिसिस होना चाहिए पेरेंट्स बनने से पहले, क्योंकि not everybody has the aptitude for parenting. I don't have an aptitude to be a mother.
लेट मी टेल यू दैट। आपने ये पॉडकास्ट बनाना है, कुछ बनाना है, इसमें मेरी बदनामी है, जो मर्जी सोच लो मेरे पास, लेकिन ये याद रखना, जस्ट बिकॉज प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ऑर्गन्स हैं बॉडी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी माँ बन जाएंगी या बहुत अच्छे पिता बन जाएंगे। आप में वो मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए कि आप माता पिता की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर आप 21 साल 22 साल की उम्र में किसी को माँ बना दें, चाहे उसमें वो मैच्योरिटी है कि नहीं, तो हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से तो आप 21 प्लस हो गए, आप एडल्ट हो गए, तो अब आप पैदा करना शुरू कर दो। क्योंकि हमारी समाज में होता है शादी कर लो फिर देखते हैं, फंसा दिया। उसके बाद कहा नहीं भाई एक बच्चा तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टेम्पलेट सेट है, शादी होगी, बच्चा जरूरी है, पहले शादी का प्रेशर चलता रहेगा, फिर बच्चे का चलता रहेगा। इसी तरह आपकी ये टेम्पलेट है। मैं कोई पागल हूँ? वही exactly. अगर आज आप कोई फिल्म बनाते होते तो मैं आपको ये कहती कि एक फिल्म बनाओ मेरे से, कि क्या मैं पागल हूँ? क्योंकि मैं और औरतों की तरह नहीं हूँ, ठीक है? तो सब लोग कहते हैं यार ये कैसी औरत है, क्योंकि आप में ये बना हुआ है आहिस्ता बोले, ऊंचा ना बोले, अच्छा हंसे, नौकरी करती है करे पर पहले घर को देखे, सास के आगे ना बोले, घर को देखे, बच्चों का होमवर्क भी कराए, ऑल मैडनेस एंड व्हाटएवर। बट जो कुछ भी है, मानसिक सेहत किसकी ठीक है आज मुझे नहीं पता। बिल्कुल, मैं कितनों को देख लूंगी, मैं अपना प्रचार नहीं कर रही जी, ठीक है, लेकिन मैं फिक्र ज़रूर करती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ। तो मैं आप सब की, तमाम जनता की फिक्र करती हूँ कि ईश्वर का दिया सब कुछ है आपके पास सब, लेकिन आप खुश नहीं हैं। देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन योर लाइफ, राइट? तो वो जैसे अमिताभ बच्चन जी का और शशि कपूर जी का एक डायलॉग होता है ना, मेरे पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, वो कहता है नहीं मेरे पास, तेरे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है। मैं कहती हूँ मेरे पास अगर माँ भी हो, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? खुशी, तसल्ली, सब्र, अच्छाई। बुरा कौन होता है? जो अंदर से बेचैन है, वो बुरा है। जो ये प्लान करता है ना, कल आने दो उसको, देख मैं क्या करता हूँ उसकी हालत। भाई अपनी हालत तो ठीक कर लो पहले। और आपकी हालत किस में है? गोलियों में है। आप गोली खाइए, सो जाइए, सुबह उठिए, नींद पूरी नहीं हुई तो फिर चिल्लाइए सब पे, ठीक है? किसी की फाइल रोक के बैठ जाइए, इसी में आपकी सुपीरियॉरिटी है। सोचो कि कितने छोटे इंसान हो जी, कि किसी की फाइल रोक के दूसरे को तड़पा कर कितनी खुशी मिलती है। क्या ये खुशी है? नहीं। तो शरीर और मन दोनों का एनालिसिस जब तक मिलकर नहीं होता और सामान्य रूप से आप फल सब्जियों का सेवन नहीं करते और शरीर के हर अंग का व्यायाम नहीं करते और निडरता और दोस्ती प्यार बांटते नहीं, मानसिक रूप से आप कहाँ से खुश हैं, ठीक हैं, क्या हैं, जो मर्जी कर लीजिए। 4-4 घंटे बैठ के प्रार्थना भी मंदिरों में जाके कराइएगा, मिठाई बांट दीजिएगा, बड़े बड़े तिलक लगा लीजिएगा, लेकिन जलिएगा एक दूसरे को देख के तो कैसे होगा, राइट? आई थिंक आपने हैप्पीनेस के जितने भी पिलर्स हैं वो भी बता दिए लास्ट सेंटेंस में। डॉक्टर ब्रूटा, डिप्रेशन काफ़ी ओवर यूज्ड शब्द है और काफ़ी मिसअंडरस्टूड है, बहुत ही सीरियस है, राइट? डिप्रेशन को कैसे पहचाने और कैसे और क्या करना चाहिए उसके बाद? सबसे मैं पहले कहूँ कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी सोचता है कि मुझे आता है, राइट? क्या कहना है? यही तो कहना है, खुश रहा करो, राइट? जैसे भाभी जी हैं हमारी, अगर उनको कुछ रो के कह दो कि भाई दर्द हो रही है
तो कहते हैं देख मैं तेरे को अभी हंसाती हूँ तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा सारे हॉस्पिटल बंद करवा दो, सब ICUs बंद करा दो और सबको हंसा दो। ऐसा नहीं होता। सवाल ये है, डिप्रेशन में बहुत बहुत वैराइटीज़ हैं। इट्स जस्ट जैसे स्लोगन या नेम, जैसे हम कहते हैं भाई डिप्रेस्ड हैं। कैसे डिप्रेस्ड हैं? लो फील कर रहे हैं, बात करने का मन नहीं है, या अगले की आवाज़ से चिढ़ है। अब मैं आ रही हूँ धीरे धीरे उन सिम्टम्स पे। दूसरा कहता है कि इसको डिस्थाइमिया है, ये भी एक डिप्रेशन है। यानी कि कुछ कर लो, एक लाइन में डिप्रेशन चल रहा है, ठीक नहीं होता। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक बेसलाइन परमानेंट, मतलब हाँ, आप कांस्टेंट उदास, कुछ करने का मन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, भूख नहीं है, पकड़ के ज़बरदस्ती थोड़ा खिला दो तो शायद वायलेंट ही हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन कोई तरीका जीने का नज़र नहीं आता। ठीक है। एक है साइक्लिकल डिप्रेशन, डिप करे लो, किसी से बात करने का मन नहीं है, दोस्त का फ़ोन नहीं लेना, यार का फ़ोन नहीं लेना, मूवी नहीं देखनी, टीवी नहीं ऑन करना, कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, शेव नहीं करनी, व्हाटएवर, राइट। फिर उसके बाद सडनली ठीक हो जाना। यहाँ पे जो मेरा पहला पॉइंट रह गया था, मैं आपको एक बात बताऊँ। जैसे मैं कह रही थी कि दिमाग में बड़े तरह तरह के केमिकल्स हैं जी। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बैलेंस में होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, उनका एक बैलेंस बना होता है। तो उस बैलेंस, वो बैलेंस अगर मेंटेन्ड है तो आप ठीक चल रहे हैं लाइफ में। लेकिन मान लो कि आपकी सेरोटोनिन बहुत हाई चली गई, आप डिप्रेशन में तो थे, आप भी हाई हो गए। हाई का क्या मतलब है? ओवर एक्टिव, ओवर फंक्शनल, ओवर थिंकिंग, रैपिड वॉकिंग, खर्चा बहुत करना। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, 20-25 पर्स खरीद लाई, राइट। कभी इस्तेमाल नहीं करने, सोशल नहीं है, कहीं आती जाती नहीं है। अच्छा, फिर मेरे पास एक क्लाइंट हैं, वो 50 पेंटिंग खरीद लाए अपने लिए, कमीज़ें खरीद लाए अपने लिए। उन्होंने अपना डाइनिंग ड्राइंग कन्वर्ट किया, अपने बेडरूम में कम से कम 20 अलमारियाँ बनवाईं, और उनको पता ही नहीं है कितने हज़ार कमीज़ें हैं, कितने हज़ार जूते हैं। या तो कि शौक़ है, आप बदल बदल के पहनते हैं, पहनना वही है, लेकिन खरीदना है, टू स्पेंड मनी, दिस इज़ कॉल्ड कंपल्सिव बाइंग, राइट। अच्छा, लेकिन ये सुनकर पॉडकास्ट सब लोग ये ना सोचें हो ये तो हमें भी है, हो ये तो हमें भी है, हो ये तो हमें भी है। क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी कई बार डर जाते हैं पढ़ते पढ़ते सेकेंड ईयर तक, ये तो हमें भी है, हमें नहीं, हमें सब कुछ है। लेकिन अगर हम फंक्शनल हैं, हम अपना काम करते हैं, अच्छी तरह निभाते हैं, तो हम बैलेंस्ड हैं। लेकिन जहाँ हमारी फंक्शनैलिटी पीछे हट गई और हम काम करना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, या हम खाई जाते हैं, जैसे कि 6 आम खा लिए, 6 सेब खा लिए, 10 मिनट बीते नहीं तो रसगुल्ले खा लिए, 10 मिनट और बीते नहीं तो काजू बादाम बहुत सारे खा लिए। चाहे उल्टी आए बाद में, उबकनी आए बाद में, लेकिन कंट्रोल नहीं है अपने पे, हंसने पे कंट्रोल नहीं है, रोने पे कंट्रोल नहीं है। तो ये दीज आर साइकिल्स ऑफ हाइज एंड लोज। तो ये बाइपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर एक होता है यूनिपोलर डिप्रेशन, डिप किए नीचे, नहीं अच्छा लगा, बोले नहीं, खाना नहीं बनाया, ठीक है, दफ्तर नहीं गए, छुट्टी लेके बैठ गए, और उसके बाद फिर ठीक हो गए इलाज से, पर ठीक हो गए। और कुछ हैं कि वो डिप नीचे करते ही नहीं, सिर्फ मेनिया होता है, हाई होते हैं, खूब चहकते हैं, खूब सबको डिस्टर्ब करते हैं, और भाई चलो भाई यहाँ चले वहाँ चले, ऐसे करे वैसे करे, और दिन में 2 मूवीज़ देखें, चल भाई मैं खिला देता हूँ तुझे, तू क्यों नहीं खाता मेरे साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करते। तो उसमें क्या होता है कि दैट इज़ यूनिपोलर मेनिया। आप लो डिप नहीं करें,
आप हाई डिप करके फिर स्टेबल हो गए, फिर हाई डिप करके स्टेबल हो। तो ये बड़ा एक बैडली यूज्ड वर्ड है डिप्रेशन। जी। अच्छा, एक बीमारी को समझने के लिए एक और यार्डस्टिक भी होती है मेजर करने का तरीका, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, राइट। है ना। सो किसी को माइल्ड है तो वो कुछ अटपटा सा हुआ, फिर काम करना शुरू कर दिया तो वो नोटिस ही नहीं हुआ। जैसे कुछ पेरेंट्स या आकर कहेंगे हाँ ये छोटी थी तो कुछ ऐसा था, पर हमने कभी नोट नहीं किया कि ये ज़्यादा क्यों रोती है, ये ज़्यादा सुसु क्यों करती है, ये ज़्यादा स्कूल से चिढ़ के क्यों आती है, ये खाना खा के क्यों नहीं आती, या आता, ज़रूरी नहीं है लड़कियों को ही हो, लड़कों को भी हो सकता है। सो माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर की भी बात होती है। तो हर समय वो पागल वर्ड आपका काम नहीं, यहाँ नहीं आता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? मैं समझती हूँ कि आप साइकोलॉजिस्ट को मिलो। साइकोलॉजिस्ट अगर समझेगा कि काउंसलिंग के साथ आप ठीक हैं, नहीं तो वो आपको साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र करेगा कि 2-4 दवाइयाँ भी वो लिख के आप थोड़ा खाएंगे, साथ में काउंसलिंग करवाएंगे और फॉलो करेंगे काउंसलिंग के कोर्स को जी। तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक और प्रथा है हमारी समाज में, साइकाइट्रिस्ट क्यों, मैं कोई पागल हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ? अच्छा सुनिए डॉक्टर ब्रूटा, इन दवाइयों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? भाई तुम हार्ट की दवाई खाते हो, ठीक है, तुम एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हो, तुम खून पतला करने की दवाई खाते हो, लेकिन उसकी आदत से आप वाकिफ़ हो, और ये वाली दवाइयों की आपको आदत पड़ जाएगी। क्यों? अवचेतन मन खाना नहीं चाहता, अवचेतन मन सुनना नहीं चाहता कि मैं साइकाइट्रिस्ट के पास बैठा हूँ, मनोचिकित्सक। तो मनोचिकित्सक में क्या है, वो तो आपकी मदद करता है, वो तो बहुत ही भला आदमी है जी। और दोनों की जोड़ी जो है, एक साइकाइट्रिस्ट हो, मनोचिकित्सक, और एक मनोवैज्ञानिक हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, तो वो आपको मिलके इतना अच्छा मैनेज कर लेंगे कि जीवन में आप क्या ढूंढ रहे हो, सुख और खुशी। जी। हर बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, हर बेडरूम में फ्रिज है, ठीक है, बैंक बैलेंस भी है, खुश हो? नहीं तो ले लो ना। नहीं मैं मंदिर चला जाऊंगा, मैं वहाँ, जाओ, कौन मना करता है, मंदिर मस्जिद जाना बहुत ओके है, लेकिन क्या आप वहाँ से सुखी आए? मैम सदमे के बारे में बात करते हैं, ट्रॉमा, इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट का सवाल है ये। माई वाइफ्स मदर पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड। माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट एट द टाइम, वो शी वॉज 5 months प्रेगनेंट उस वक्त। तो उस वक्त वो ठीक से ग्रीव नहीं कर पाई उन सारे इमोशंस को, क्योंकि चाहे मैंने नहीं रोका, दुनिया ने नहीं रोका, पर उसने अपने आप को काफ़ी रोका उस वक्त ना, कि ज़्यादा रोना नहीं है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये सब किया और बहुत मुश्किल था। अभी बहुत रिसेंटली she has nightmares, she wakes up in the middle of the night and she would run like she would see her mother, कि वो जा रही हैं, उनको पकड़ती है जाके, और फिर वो बोलती है सारी बातें कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ वापस आ रहा है मेरे पास, लग रहा है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान मैं डील नहीं कर पाई इससे, बच्चे के पहले साल में बिल्कुल डील नहीं कर पाई, सोच ही नहीं पाई उसकी तरफ, अब सब कुछ वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स हेल्प लेना बिल्कुल ठीक रहेगा और हम ले भी रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी, हाउ शुड पीपल डील विद ट्रॉमा? आई थिंक के हादसे जो होते हैं हमारे साथ बहुत सी बातों पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ नॉट लाइक मैथमेटिक्स कि 2 × 2 हर बार 4 ही होता है, 4 नहीं होता हर बार। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि वो 8, 10, 100 भी हो सकता है, 4 सिर्फ आपके चेतन मन में है, 8, 10, 100, 1000 तो वो अवचेतन मन में घर करता है, क्योंकि आप इतना ले ही नहीं सकते चेतन मन में। इतनी कुंठा, इतना दुख, इतना दर्द, इतना क्रोध, इतना पछतावा, ये सब आप
चेतन मन तो इतना सही है ना, तो आप इतना नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है, फिल्टरिंग प्रोसेस होता रहता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा, हम शायद भूल गए, राइट। भूले नहीं है, वो कहीं बॉक्स में पड़ा हुआ है आपके सेफ में, आपने उसमें चाबी लगा रखी है, तो वो बहुत सेफ है अपने सेफ में, जैसे आप सोना चांदी रखते हैं सेफ में जी, राइट। लेकिन इसको सबसे पहले ये समझें, आपने जो बताया वो निधन बताया, एज ए ट्रॉमा, एज ए हादसा आई विल से। कईयों का होता है कि छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मैं आजकल एक ऐसी लड़की के साथ डील कर रही हूँ जो कि वकील है, और उसके पिता उसके साथ बहुत गलत करते हैं, रात को यौन शोषण करते हैं, और ये इतना डरती है कि कुंडी लगाने से डरती है कि सुबह डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। मैं सोचती हूँ कि तुमने क्यों अलाउ किया उनको ऐसा करने के लिए, उठ के बैठ क्यों नहीं गई? या तो आप नन्ही बच्ची होती तो मैं कहती हाँ समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं, राइट। तो वो कहती है कि शायद तब से कर रहे थे, जब से मैं आपसे काउंसलिंग ले रही हूँ, तो मेरी आँखों के आगे पढ़ते पढ़ते कोर्ट में इमेजेस आनी शुरू होती हैं कि मैं नन्ही सी हूँ और पापा मेरे कपड़े उतार रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। ये थॉट कहाँ से आ रहा है? तो वो अवचेतन मन निकलना चाहता है वहाँ से। ये हादसा जो पहली बार हुआ होगा उसमें घिन, लेकिन समाज की तरफ से पिता हैं तुम्हारे, इज्जत शो करो। वो कॉन्फ्लिक्ट, डांटूं, मारूं, पीटूं या इज्जत दूं, वो कॉन्फ्लिक्ट, पिता को मार सकते हो, कैसे गंदे बच्चे हो, ये समाज कहती है हमें, ये हमारी वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं, राइट। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाना दो तरह से, एक तो एक नेचुरल मृत्यु है कि बीमार हो गए, यंग एज में चले गए या ओल्ड एज में चले गए, व्हाटएवर। एक होता है आत्महत्या, जिसको आज हमने टच नहीं किया था, डिप्रेशन में, जी, राइट। सो मेरे पास एक 8 साल की लड़की और 4 साल का लड़का, भाई बहन आते थे, पिता उसके लेके आते थे कि इनको थोड़ा समझाओ, इनकी माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट करी है। तो मैं लड़की से पूछती थी कि बेटा आपने देखा? कहने लगी नहीं, मैं तो स्कूल गई हुई थी और मैं घर आई तो मुझे पता चला मेरी माँ ही नहीं है। और जो 4 साल का लड़का था उसने मुझे कहा कि मैंने देखा था उनको लटकते। तो मुझे समझ नहीं आई कि मम्मी क्यों लटक रही हैं। मैंने सोचा कोई एक्सरसाइज कर रही हैं। और मैंने जाकर नीचे ताई जी को कहा, मम्मी कितनी अच्छी हैं, एक्सरसाइज करती हैं, मैं भी पंखे से लटक के एक्सरसाइज करूँगा। तो कहता है ताई जी मेरी दौड़ी आई ऊपर जब मैंने ऐसे बोला। तो वो ख़त्म हो चुकी हुई थी तब तक। तो ताई जी ही दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों के पिता, वो दोनों लेकर आते थे मेरे पास। विपिन, मैं बहुत घुटी हुई साइकोलॉजिस्ट हूँ, इन द सेंस कि मैंने अनऑफिशियली तो 1964 में प्रैक्टिस करनी शुरू की, बाय एक्सीडेंट। किसी डॉक्टर ने आकर कहा मेरी बेटी का IQ टेस्ट कर दो, दूसरे ने कहा मेरे बेटे का कर दो, लाइक दैट। लेकिन 1965 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं इजीली रोती नहीं हूँ सुन सुन के दुख। लेकिन जब मुझे लड़की ने कहा कि डॉक्टर आंटी मुझे माँ की बहुत याद आती है, तो कहने का अर्थ ये था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी इंसान है, वो तरखान नहीं है कि आपके अलग अलग पहलू, आपके मेज़, डाइनिंग टेबल के 2-4 पाए ठीक कर दे और उसको कुछ ना हो। ऐसा नहीं होता है। किसी का दुख सुन के
कहीं अपना हादसा याद आता है, कहीं अपना ट्रॉमा याद आता है, और कहीं इंसानियत के नाते दुख होता है, और कहीं इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना कि चाहे मैं इतनी बड़ी हूँ मेरे साथ तो नहीं ऐसा हो जाएगा, मेरे पिता चले जाएंगे या मेरी माता चली जाएंगी, या जब चली गई थी या पिताजी चले गए थे तो क्या क्या हुआ था, वो सारी रील जो है आपकी वो चल पड़ती है। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और सलाह ये दी जाती है कि जो भी हादसा हुआ है उसको बार 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 दोहराओ। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। मान लो कि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी हड्डी टूट गई है, एक्सरे से देखा कि हड्डी टूट गई है, लेकिन क्या डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देगा? पहले वो ये देखेगा कि यहाँ कोई ज़ख्म तो नहीं है, यहाँ जो चोटें लगी हैं ज़ख्म तो नहीं है। अगर ज़ख्म है तो वो कुरेद कुरेद के उसकी पस निकालेगा ना। अगर वो पस नहीं निकालेगा तो आपका हादसा आपके अवचेतन मन से कैसे निकलेगा? सिर्फ ऊपर प्लास्टर लगा देने से बाजू तो नहीं ठीक हो जाएगी ना। बाजू में सेप्टिक है, आपके दिल में, आपके सीने में, आपके दिमाग में, आपके मन में सेप्टिक है उस हादसा का। तो अगर वक्त पे मृत्यु हुई किसी की, चाहने वाले की, माता की, पिता की, भाई की, बहन की, और आपकी भी एक शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए, तो वो अंदर ही अंदर आपको खाए जाता है। क्योंकि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप अलग अलग रोल्स में हैं। आप बेटी हैं, आपके पिता चले गए, आप माँ बनने वाली हैं तो आप में मातृत्व है, तो आपकी प्रोटेक्शन है अपने नवजात होने वाले की कि इसके ऊपर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। तो कहीं आप अपने अवचेतन में मानते हैं ना कि शरीर का और मन का और मन का और शरीर का रिश्ता है। बिल्कुल, बहुत ही। और उन्हीं नसों से, मांसपेशियों से, खून के बहाव से, केमिकल से, न्यूरोट्रांसमीटर से, बायोकेमिकल से, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार उभर के आता है। तो ट्रॉमा को जब तक हम लिव री लिव नहीं करते, तो एक मेरी क्लाइंट कहती है आप फिर वही बात लेके बैठ गए हो। मैंने कहा मैं सारा सेप्टिक निकाल लूँ तो ही मैं प्लास्टर चढ़ाऊंगी ना। तो वो बार बार उस एनेक्डोट को डिटेल में, आपने देखा जब किसी की मृत्यु होती है पुराने ज़माने में, हिंदुओं में, मतलब हिंदुस्तान में ये थी कि गले मिलो, गले मिल के अफसोस करो, खूब रो, उसके बाद बार बार कहो 4 बजे तक तो ठीक थे, फिर 4:30 पता नहीं क्या हुआ, 5 बजे हमने देखा उनको एक उल्टी आई। आप बार बार क्या बोल रहे हो? आप दोहरा रहे हो, आप अपना सेप्टिक निकाल रहे हो। क्यों पहले 13वीं 17वीं मनाई जाती थी, आजकल चौथे पे ख़त्म कर देते हैं। कि आप इतने दिन जब रो लोगे, सोग में रहोगे, तो आप फिर तंग आ जाओगे सोग से। फिर आप कहो भाई दुनिया तो चलती है, काम तो नहीं रुकते हैं, तो अब आगे चल। लेकिन अगर हादसे में, ट्रॉमा में कोई बहुत प्यारा चल दिया तो आपने उसको दोहराया नहीं, रोए नहीं, चीखें नहीं मारी, किसी से कहा भी नहीं कि हाय पिताजी होते तो आज ये करते, आज ये करते। ये सब कहना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब बात करना, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू आर ड्रेनिंग द सेप्टिक, यू आर ड्रेनिंग द सेप्टिक। That is very important. Is this what's called exposure therapy?
This is part of the exposure therapy. This is drain. Exposure is जब आपको भय है किसी से, हाँ. तो आप उसको एक्सपोज करते हो. अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट हैं जो अपने पिताजी के सामने अपनी थूक भी निगलना नहीं चाहते. उन्हें वहम है कि मेरे पिताजी गुजर जाएंगे. वाओ. तो आप एक्सपोजर थेरेपी देंगे ना. दिस इज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन. लेकिन सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे नहीं छोड़ेंगे, अवचेतन को भी साथ साथ कुरेदेंगे. एंड काश वो ये प्रोग्राम कभी ना देखें. ही हेट्स हिज फादर, ये अवचेतन मन में है, आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा. सो यू बिकम ओवर एक्सेंट्रिकली इन लव विद योर फादर कि मेरे फादर को कुछ हो ना जाए. Dr. Bruta, what a conversation this has been. I know you have to go. ठीक है, so we will wrap up. क्या करें मतलब, और आपसे बातें करते रह सकते हैं. कहने का तात्पर्य ये है जी कि अपने को संभालो. सब कुछ होते भी आप नाखुश हो. खुशी जो है अंदर से आती है. अंतर मन आपका द्वेष में, कलेश में, गुस्से में फंसा हुआ है. उसका इलाज होना चाहिए. और आप पागल नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो. आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने अपनी अच्छाइयों को अभी तक पहचाना नहीं है. और ये मनोवैज्ञानिक ही पहचान दिलवाता है. जी. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू. Thank you for staying with us till the end. I really hope you enjoyed this episode, and if you did, please consider subscribing and sharing it with your friends and family. So do look forward to the 1st and the 15th of every month. See you in the next episode, and until then, my friends, keep working on finding your ultra.